हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स सीरीज को लेकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनवरी के पहले सप्ताह में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं यहां पर घटित हुई और आपके परीक्षा उपयोगी यहां पे क्या क्या जानकारियां हैं, फैक्ट और थ्योरी, दोनों चीजों को लेकर हम यहां पर पहले सप्ताह की प्रमुख खबरों को देखते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम में। पहली जो न्यूज है यहाँ पे तुलसीदास का जन्म स्थान क्यों चर्चा का यहाँ पर विषय बना है। देखिए, चर्चित स्थल, नियुक्तियां, आयोजन, महत्व, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं और इनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में राजापुर गांव को विकसित करने का यहाँ पर एक निर्णय लिया है और इस कारण से ये चर्चा का विषय बनता है। देखा जाए तो यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे जन्म स्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की आपको रचना की थी। तो एक तरीके से यहाँ पर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे जन्म स्थान क्या है, उनका स्थल कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि पर्यटन का जो विकास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्व के साथ साथ इसके लेखक और पर यहाँ पर उनकी जन्मस्थली पर एक जोर दिया है, उसे पर्यटन स्थल बनाने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। देखा जाए तुलसी रामायण का रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का एक पुनर्गठन है। रामचरितमानस की जो डिजिटल उपलब्धता को सक्षम करने के लिए आवास और विभिन्न अन्य प्रावधानों सहित पर्यटन की यहाँ पर आपको सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस के डिजिटल कॉपी को भी यहाँ पर आपको डेवलप किया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ पर होम स्टे इत्यादि को भी बनाया जाएगा। 21 करोड़ की लागत से देखा जाए तो राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र का यहाँ पर एक सौंदर्यीकरण होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तुलसीदास के जन्म स्थान पर उनके आसपास के क्षेत्रों को भी एक विकसित करके उसे पर्यटन के लिहाज से आकर्षित करने के लिए यहाँ पर औषधि पौधों वाले पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे। इसी तरीके से वर्तमान समय में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर यहाँ पर है और प्रदेश में देखा है पर्यटक सुविधाओं का लगातार आपको विकास यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको पर्यटन के दृष्टिकोण से एक जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, देश में सर्वाधिक जो पर्यटन आते हैं, पर्यटक आते हैं घरेलू पर्यटक के लिहाज से, वो उसमें यूपी कौन सा है, पहला स्थान है। तो दो फैक्ट हमें यहाँ पर आपको एग्जाम को रिलेटेड मिल जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो न्यूज है, आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र को लेकर के उत्तर प्रदेश में देखा जाए, ये जो चर्चा का विषय है, हाल ही में यूपी के मुख्य जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, नाम ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव इस समय यूपी के हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों को निपटने के तहत यहाँ पर एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, जिसका नाम रखा गया है राहत वाणी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र का क्या नाम रखा गया, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखें क्या नाम है, राहत वाणी केंद्र, आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आरवीसीज का कार्य आपदा पूर्व चेतावनियों, पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना और समय पर यहाँ पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहचाना है। कर्मचारियों के मुआवजे को यहाँ पर सुव्यवस्थित भी इसके माध्यम से किया जाएगा। इसी तरीके से आरवीसीज की स्थापना जो है 6 कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में यहाँ पर की जानी है। तो किस क्षेत्र में की जाएगी, लखनऊ में। प्रक्रिया यहाँ पे देखा जाए इसको लेकर के किस तरह के संस्थान इसके साथ जुड़ेंगे, कैसे यहाँ पे कार्य प्रणाली होगी। तो यहाँ पर एक एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन स्टैक, एक कुशल तकनीकी वातावरण विकसित करने के लिए मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, लखनऊ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM, पुणे में यहाँ पर देखा है इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन सारी चीज़ों यहाँ पर था। ये सारे संस्थान समन्वय करके इस सेंटर को यहाँ पर संचालित करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और किसी प्रकार की आपदा के संदर्भ में यहाँ पर पूर्व सूचना साझाकरण से लोगों को जानमाल की हानि से भी बचाया जा सकता है। अब आरवीसीज के पीछे के दृष्टिकोण से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका उद्देश्य है आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, उनके प्रभाव से
से 1 घंटे पहले यहाँ पे सचेत करना है। तो एक बहुत कह सकते हैं आप जानमाल की हानि अगर बचा सकते हैं कि कोई आपदा आने वाली है और आपको करीब 30 मिनट भी पहले पता चल जाए या 1 घंटे अगर पहले पता चल जाए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सेफ गार्ड के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। इवैक्यूएशन यहाँ पर आप बड़े स्तर पर कर सकते हैं। सूचना समुदाय पे स्तर पर SMS अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन जैसी यहाँ पर सुविधाएं आपको दी जाएंगी, अर्थात लोगों को किस तरीके से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज हो गए, आपको मोबाइल अलर्ट हो गए, मैसेज के माध्यम से आप प्रसारित कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वर्तमान समय में एक जो डेटा आपको इसमें ध्यान रखना है कि IMD के टोटल 68 स्वचालित मौसम स्टेशन है। कितने? 68 है, ठीक है, और 132 स्वचालित वर्षा गेज हैं। स्टेशन जो हैं राज्य में मौसम संबंधी यहाँ पे जो सूचना है वो प्रदान करते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार जो है 5 डॉपलर रडार, 450 AVWS और 2000 ARG स्टेशन को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो एक तरीके से भारत सरकार द्वारा चेतावनी जो है आपदाओं को लेकर के त्वरित रूप से इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के तकनीकी स्तर पर, टीम के मानव संसाधन, सभी स्तरों पर यहाँ पर देखा जाए तो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टैट हैं वो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ के कितने स्टेशन हैं, किस तरीके से मौसम विभाग काम करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल परिदृश्य से है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर यहाँ पे एक चर्चा का विषय रहा। 2023 कैसा रहा, किस तरीके से यहाँ पर विकास की उपलब्धियां हासिल की गई हैं और उसको लेकर के एक प्रमुख जो डेटा है वो कैसा आपको दिखाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, राज्य को वर्ष 2017 में 14वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2018 में देश में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश को देखें तो देश में यहाँ पर एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को यहाँ पर रेखांकित करता है। राज्य सरकार देखा जाए उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया कि कितने ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का टारगेट सेट किया गया है। उस दिशा में देखें तो गंभीर प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। फरवरी 2023 तक अगर हम देखें तो एक समिट यहाँ पर हुई थी, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया, जिसमें कुल 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के यहाँ पर आपको निवेश प्राप्त हुए हैं। तो एक बड़ी यहाँ पे धनराशि निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में यूपी में आई है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के राज्य निवेश को बढ़ाने के संदर्भ में यहाँ पे एक शानदार तरीके के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। साथ ही ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्सव, सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाओं का प्रयोग करने के साथ साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, निर्माताओं, निर्यातकों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो एक वैश्विक मंच आपको प्रदान किया गया है। तो लगातार देख सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से यूपी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये भी सुनिश्चित की गई है या लागू की गई है कि 25 क्षेत्रीय नीतियों के अलावा एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को करीब 80% तक अग्रिम भूमि सब्सिडी जो सुविधाएं यहां पर आपको दी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके, उसको लेकर जो रूल्स रेगुलेशन यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेट किए गए हैं, जिसमें यहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में 80% यहां पर अग्रिम भूमि सब्सिडी यहां पर आपको दी गई है, 35% एक पूंजीगत सब्सिडी और निवल राज्य एवं वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति जैसे यहां पे प्रोत्साहनों की पेशकश जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसी तरीके से एक जापानी कंपनी है जिसका नाम है फूजी सिल्वरटेक प्राइवेट लिमिटेड, इस नीति के तहत सब्सिडी पाने वाली यहां पर पहली कंपनी बनी है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी विदेशी कंपनी को यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली सब्सिडी दी गई है, तो जापानीज कंपनी को दी गई है। सब्सिडी देने की जो पूरी प्रक्रिया उसके 3 दिन के रिकॉर्ड में यहां पर पूरी की जाती है, अर्थात बहुत ही त्वरित गति से यहां पर इस कार्रवाई की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को यहां पे कह सकते हैं कि जो शासन प्रक्रिया है, कार्य प्रक्रियाओं को या व्यापार के करने की स्थितियों को आसान बनाने के दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा कई सारे देखा जाए उद्योगों को स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आवश्यक लाइसेंस और प्रमाण पत्रों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एकल खिड़की निकासी प्रणाली, अर्थात कि एक उद्योग को शुरू करने के लिए आपको हो सकता है कई तरीके के लाइसेंस कई मंत्रालयों से आपको चाहिए होता है, उसके संदर्भ में आपको कई सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से आपको एक उद्योग से रिलेटेड जितने भी प्रकार के एनओसी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे वो एक ही जगह से आपको सारे मिल जाते हैं, आपको भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती है।
निवेश मित्र के द्वारा यहाँ पर आपको प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐप है, एक संदर्भ से आप कह सकते हैं, और निवेश मित्र के माध्यम से ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, एकल क्रेडिट की व्यवस्था। इसके साथ साथ 8.8 लाख से अधिक जो हैं पंजीकृत इसके उपयोगकर्ता हैं, और 37 से अधिक विभागों और 454 से अधिक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जो है निवेश मित्र के माध्यम से वर्तमान समय में प्रदान की जा रही हैं। पोर्टल के बारे में देखें तो पिछले 4 वर्षों में 97% की यहाँ पे उल्लेखनीय सफलता दर के साथ यहाँ पे 6 लाइसेंसों के संदर्भ में 13 लाख से अधिक आवेदनों पर यहाँ पे कार्रवाई भी की गई है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट ऐसा नहीं सिर्फ बनाया गया है, बल्कि इसके माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी अपने आप में यहाँ पे प्रशंसनीय है। उसका जो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 97% एक बहुत बड़ा डेटा है। आपको 100% में अगर 97 मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे काफी अच्छा काम यहाँ पर इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा जो शिकायत निवारण है वो भी, उसकी भी दर देखा जाए तो 93% है। और निवेशार्थी एक निवेशक प्रबंधक प्रणाली है जो कि राज्य में निवेशकों और उद्यमियों को ऑनलाइन प्रोत्साहन यहाँ पे प्रदान करने में सक्षम बनाती है। अब देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, कई सारे ऐप, और उस ऐप में कौन सा कार्य है, किस कार्य के लिए या किस मंत्रालय के अंतर्गत गठित किए जाते हैं, क्या उद्देश्य के साथ गठित किए गए हैं, ये भी मिलान करने को लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर आपको पूछा गया इस ऐप में कौन सा काम होता है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रबंधन प्रणाली है, निवेश पोर्टल हैं, आपको ऐप हैं, उनके बारे में जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो बातें हमने डिस्कस की हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे है पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये क्या है ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल? ये भी यूपी के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है? तो 1 जनवरी 2024 को अगर हम देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है मथुरा के वृंदावन में, नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद अब इससे संबंधित जो डेटा है क्या क्या बताता है, क्या क्या जानकारी है। सबसे पहली चीज, ये पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, अर्थात सिर्फ गर्ल्स को लेकर यहाँ पर एडमिशन होते हैं। इसमें लगभग 870 जो छात्राएं होंगी वो एक साथ यहाँ पर दाखिला ले सकती हैं एक बैच में। और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ, निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत यहां पर इसे बनाया गया है। तो यूपी में देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पर कितने सैनिक स्कूल बनने हैं ये भी ध्यान रखना है, टोटल 100 बनने हैं, ठीक है। और उसी के तहत यहां पर ये एक स्कूल यहां पर मथुरा के वृंदावन में है जो कि यहां पर ऑल गर्ल्स अर्थात गर्ल्स को, लड़कियों को संदर्भ में बनाया गया है। अब इनमें से 42 स्कूल पहले ही स्थापित हो चुके हैं, ठीक है, 100 में से 42 बन चुके हैं। और सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के लिए यहां पर आशा की किरण के रूप में यहां पर इसे डेवलप किया गया। वर्ष 2019 में मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगपिंग में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह ने यहां पर चरणबद्ध तरीके सैनिक स्कूलों के लड़कियों के प्रवेश को यहां पर मंजूरी दी थी। 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य है छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए बेहतर करियर अवसर के रूप में उसे डेवलप करना है। अगली न्यूज यहां पर देखिए है पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के द्वारा की गई टिप्पणी यहां पे चर्चा का विषय क्यों है? तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी में ज्ञानवापी का एक मुद्दा है, दूसरा भी हाल ही में मथुरा में देखा है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। इसके बाद यहाँ पर इससे पहले अयोध्या के मंदिर को लेकर भी निर्णय आ चुका है। तो यहाँ पर मथुरा काशी अयोध्या के मुद्दे पर जिस तरीके से पूजा स्थल अधिनियम को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा बन जाती है, किस तरीके जो विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर क्या कहता है। तो पूजा स्थल अधिनियम के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, पहले वीडियो में एक मैंने अलग से बनाया था, लेकिन यहाँ पर चर्चा का जो विषय बना है उसको देख लेते हैं। देखिए ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हालिया रुख यहाँ पे है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो है, जो किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित यहां पर किया जा सकता है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की यहां पर अब टिप्पणी है। इस संदर्भ में अगर हम देखें जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 के धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर एक तरीके से रोक लगाता है, अर्थात जो पहले से स्थापित हैं इस अधिनियम के लागू होने के संदर्भ में, तो यहाँ पर आप उसकी स्थिति को परिवर्तित नहीं किया। जैसे कि मस्जिद है तो आप उसे तोड़कर मंदिर नहीं बना सकते हैं, मंदिर है तो आप उसे तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते हैं, या फिर सिख है गुरुद्वारा, मतलब कुछ भी है, तो यहाँ पर उस संदर्भ में एक तरीके की रोक लगाता है।
या किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का आदेश देता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे था। अर्थात आजादी के बाद से जो जैसी यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं उसको वैसे ही बने रहना चाहिए, अर्थात उन स्थलों को एक संरक्षण प्रदान करता है। अब जो ज्ञानवापी मामला है, इसमें अगर हम देखें, जो मुद्दा ही यही है कि मस्जिद जो है वो आपको मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। तो यहाँ पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित यहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ रही है, और जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर यहाँ पर दोनों है। तो वहां पर एक मुद्दा आपको गर्मा गर्मी के संदर्भ में देखा गया है। अब इसी संदर्भ में देखा, जो हिंदूवादी यहाँ पर आपको तर्क दिया गया है कि मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को यहाँ पर समर्पित है, और उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित मंदिर को वर्ष 1669 में सम्राट औरंगजेब ने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया था। तो इस संदर्भ में यहाँ पे जो टिप्पणी की गई वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बनती है, और इसके आगे में फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या निर्णय आता है। अभी मामला कोर्ट में है, उसके बाद इसे देखा जाएगा। एक और मुद्दा यहाँ पर है, पंजीकृत निवेशकों के मामले में जो यूपी है उसने गुजरात से यहाँ पर आप आगे निकल गया है, अर्थात सबसे ज्यादा जो निवेशकों की स्थिति है वो आपको यूपी में देखने को मिली है। पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में यहाँ पर आपको यूपी है पहला बन गया है। भारत के इक्विटी परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखा है, महत्वपूर्ण बदलाव के दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं। सबसे अधिक पंजीकृत निवेशकों वाले राज्य में अब महाराष्ट्र, यूपी और फिर गुजरात है। पहला स्थान अभी भी महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान अब यहाँ पे यूपी का आ गया, और तीसरा स्थान आपको गुजरात हो गया है। बाजार पूंजीकरण के मामले में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी के साथ भारत विश्व में अमेरिका, चीन और जापान के बाद देखा है तो चौथा सबसे बड़ा बाजार भी बन गया। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चालू कैलेंडर वर्ष में अगर हम देखें, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संबंध में भारत के बाजार पूंजीकरण में 10% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, और इक्विटी डेरिवेटिव्स में देखा जाए तो 74% की यहाँ पर हिस्सेदारी, और विभिन्न परिसंपत्तियों में 61% की हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक डेरिवेटिव्स बाजार में यहाँ पर आपको एक बेहतर एक स्थिति में है। शीर्ष स्थान पे यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे स्थान पे ऑलरेडी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लास्ट यहाँ पे सेगमेंट है पंडित मदन मोहन मालवीय की यहाँ पर आपको जयंती, जो कि 25 दिसंबर को रही, और यहाँ पर एक जो घटना जो हमारे पीछे छूट गई थी उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी आपको जनवरी के बाकी न्यूज जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती थी। कई सारे एग्जाम में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। यहाँ पे देखा है द्विभाषी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी कार में यहाँ पर इसको यहाँ पे घोषित किया गया है, और इसके बारे में यहाँ पर देखा है, इसी कारण ये चर्चा का विषय है। बाकी मदन मोहन मालवीय के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।